हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, यूरोपियों का आगमन। इसमें मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, जिसमें मैंने कंपनियों का आगमन का क्रम, स्थापना का क्रम और पुर्तगाली और डच के बारे में अच्छे से समझाया है। जितने भी इम्पोर्टेंट्स प्रीलिम्स के फैक्ट्स बनते हैं मैंने आपको सारे उस वीडियो में कवर करे हैं। तो अगर जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे, अगर उनके आगमन की बात की जाए तो 1600 में वो भारत आए थे और 1668 में उन्होंने पहली कंपनी की फैक्ट्री की शुरुआत की थी सूरत में बनाना। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी नामक की स्थापना की। कालांतर में इस कंपनी का नाम संक्षिप्त करके यानी कि छोटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। अब देखिए, एक डेट आपको याद रखनी है, 31 दिसंबर 1600। इस दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया। ठीक है, तो शुरू में क्या होता है, 31 दिसंबर 1600 की बात है। इस दिन जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसने पूर्व देश यानी कि यूरोप के जो पूर्व में देश हैं उनमें व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का एक पत्र दे दिया। बाकी बात आगे ये होती है कि 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जो जेम्स प्रथम था, उसने व्यापारिक एकाधिकार जो है अनिश्चित काल के लिए प्रदान कर दिया। यानी कि अब कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, तो जो जेम्स प्रथम था उसने ये एक लेटर या एक पत्र प्रदान कर दिया कंपनी को कि अब वो अनिश्चित काल तक जो है पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं 1608 में जहांगीर द्वारा सूरत में फैक्ट्री बनाने की आज्ञा मिलती है। तो आपको मैंने जहांगीर के टॉपिक में भी बताया था कि जो कैप्टन हॉकिंस था वो 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, जबकि जेम्स प्रथम ने जो लेटर था वो अकबर के नाम से भेजा था। ठीक है, तो उन्हें ये लगता था कि भारत में जो शासन चल रहा है वो अकबर का चल रहा है। पर जब वो भारत पहुंचा कैप्टन हॉकिंस, तो उसे पता चला कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है और अब जहांगीर जो है वो राजा बन चुका है। तो फिर वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो एक दो फैक्ट्स मैंने ये भी बताए थे कि जहांगीर के साथ उसने जो है इंग्लिश में बात की थी, तो इसलिए उसे इंग्लिश मैन की उपाधि भी जहांगीर द्वारा दी गई थी कैप्टन हॉकिंस को। तो ये सारे फैक्ट्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पर फिर भी आप ध्यान रख लीजिए। 1611 में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना मछलीपट्टनम में ये लोग करते हैं। तो देखिए, 1608 में जहाँ सूरत में फैक्ट्री बनाने की आज्ञा मिली थी, पर कुछ मतभेद इनके बीच में हो जाते हैं मुगल शासक और अंग्रेजों के। तो ये जो सूरत में फैक्ट्री बना रहे थे उसका काम बंद हो जाता है और 1611 में फिर जाके ये मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। और फिर बात ये होती है कि जो 1608 में सूरत में व्यापारिक कोठी बनाने का काम शुरू हुआ था, वो भी 1613 में चलकर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से बन जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन में बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है कि सूरत टिक करें या मछलीपट्टनम टिक करें। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सूरत में पहली व्यापारिक कोठी बनाना तो प्रारंभ किया था, पर पहली व्यापारिक कोठी बनकर तैयार कहाँ हुई थी? मछलीपट्टनम में। ठीक है, 1633 की बात करते हैं तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थापित कारखाना ये था, जो कि उड़ीसा में था। तो अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो उड़ीसा में, और ईयर पूछा जाए तो 1633 में। 1651 में हुगली में। अब देखिए एक और पॉइंट, फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रागिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई। इसी कोठी का नाम
फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। ठीक है, तो आपको इससे क्या पता चला, मद्रास का जो संस्थापक था वो कौन था, तो फ्रांसिस डे। ठीक है, 1661 की बात करते हैं। 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार जो चार्ल्स द्वितीय था, उसका पुर्तगाली राजकुमारी से यानी कि कैथरीन से विवाह हो जाता है और ब्रिटेन को जो है मुंबई दहेज में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर मुंबई जो है कंपनी को दे दिया जाता है। 10 पाउंड किराया लेकर के और मुंबई जो है अब कंपनी को मिल जाता है, तो मुंबई भी मिल गया। ठीक है, 1688 में औरंगजेब को जॉन चाइल्ड से युद्ध होता है और इसमें सर जॉन चाइल्ड पराजित हो जाता है। तो देखिए एक पॉइंट और आपको यहाँ पर नोट कर लेना है कि 1613 के लगभग जो है एक अंग्रेज था कैप्टन बेस्ट, उसने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। ये एक पॉइंट मिस हो गया है, आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था, तो वो था कैप्टन बेस्ट। या फिर जगह का नाम पूछ लिया जाता है कि किस स्थान पर हराया था, तो स्वाली नामक स्थान पर, और पुर्तगालियों का जितना भी क्षेत्र था उसको अपने अधिकार में ये लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और नोट कर लेना। 1700 की बात करते हैं तो 1700 में कोलकाता को अंग्रेजों ने पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया और कोलकाता जो है 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहता है। उसके बाद अगर आपको पता होगा, आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा इस बारे में, तो इसके बाद ही जो है राजधानी जो है भारत की वो दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। और 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसके तहत बहुत से प्रावधान थे, तो वो आगे चल कर के टॉपिक में पढ़ेंगे हम, जिसमें हम संवैधानिक विकास पढ़ेंगे भारत का। तो आपको अभी क्या ध्यान रखना है इसमें कि 1700 में कोलकाता को अंग्रेजों ने पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था। अब बात करते हैं 1717 की। तो 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियार से अंग्रेजों को एक शाही फरमान मिला था जिसके तहत कुछ प्रावधान थे। तो प्रावधान क्या थे कि 3000 वार्षिक कर लेकर के बंगाल में इन्हें मुक्त व्यापार करने की छूट मिल जाती है। 10,000 वार्षिक कर लेकर के इन्हें कहाँ मिल जाती है छूट, सूरत में मुक्त व्यापार करने की इन्हें छूट मिल जाती है। और जो इन्होंने मुंबई में सिक्के चलाए थे उन्हें पूरे भारत में क्या है कि इन्हें चलाने का अधिकार मिल जाता है। तो इस तरह के प्रावधान ये थे, इसलिए जो है ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को क्या कहा, कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा इस फरमान को कहा है। तो ब्रिटिश इतिहासकार का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ओम्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डायनासोर का आगमन। देखिए डायनासोर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अंग्रेजों के बाद फ्रांसिस नहीं आए थे, बल्कि फ्रांसिस से पहले डेनिस आए थे और अंग्रेजों के बाद डेनिस आए थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में भारत आए। डेनिसों ने 1620 में ट्रैंकोबार तथा 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1845 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर ये चली गई। तो होता क्या है कि ये अपनी स्थापित नहीं कर पाते फैक्ट्रियां भारत में, इसलिए ये अपनी फैक्ट्रियां जितनी भी थी ये सारे के सारे अंग्रेजों को बेच करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है डायनासोर से। अब बात करते हैं फ्रांसिस के आगमन की। तो डायनासोर के बाद कौन आए, फ्रांसिस ही आए। तो मैंने बताया था आपको सन 1664 में जो है फ्रांसिस भारत आए। ठीक है, और 1668 में ठीक है उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की। तो अगर आपसे अंग्रेजों का पूछा जाए तो 1600 में अंग्रेज आए थे और 1608 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, तो वहीं अगर फ्रांसिस की बात की जाए तो 1664 में ये आए भारत और 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी प्रथम कंपनी जो है उसकी स्थापना की। 1669 में मछलीपट्टनम में इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई।
1673 में पौंडीचेरी के क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया, जो कि 1954 तक जो है ये अधिकार बना रह जाता है। 1674 में चंद्रनगर में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, तो इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, बस आपको फ्रांसिस से याद करने हैं। अब देखिए, दोनों ही शक्ति जो है भारत में चल रही थी, अपनी फैक्ट्रियां ये स्थापित कर रहे थे। जिनकी बात मैं कर रही हूँ वो है अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो इनके बीच कुछ संघर्ष होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, कर्नाटक युद्ध के नाम से इन्हें इतिहास में जाना जाता है। तो देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कर्नाटक वॉर से या कर्नाटक युद्ध से। सबसे पहला तो यही पूछ लिया जाता है कि किसके बीच ये युद्ध लड़ा गया था, तो अंग्रेजों और फ्रांसिस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए, प्रथम युद्ध की बात की जाए तो 1746 से 1748 के बीच ये युद्ध लड़ा गया। 2 वर्षों तक ये युद्ध चला था। कारण इसका क्या था, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध। संधि क्या हुई इस युद्ध में, एक्स-ला-सैपिल की, जो कि 1748 में ही हुई। ठीक है, विशेष क्या है इसमें कि इसे सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। अब देखिए, तात्कालिक कारण की बात की जाए तो एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बॉनेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना इसका तात्कालिक कारण था। अब देखिए, इस चीज़ को अच्छे से समझना कि ये युद्ध हुए क्यों। देखिए, ये जो परिस्थितियां बनी पहले कर्नाटक वॉर की, यानी कि पहले कर्नाटक युद्ध की, ये स्थितियां यूरोप में पनप रही थी। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांसिस के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए वहाँ पर जो युद्ध छिड़ा उसके प्रभाव जो हैं वो भारत में भी पड़े। और उसका कारण क्या था, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध। ठीक है, और भारत में ये युद्ध क्यों हुआ, इसका तात्कालिक कारण क्या था, एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बॉनेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना। उसके बाद जो डुप्ले था, एक गवर्नर था फ्रांसिस से, तो उसने एक गवर्नर जो कि जिसका नाम था बोडाने, उसकी सहायता से मद्रास को ये जीत लेता है। अब होता क्या है कि जो अंग्रेज गवर्नर था वो सहायता लेता है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की। ठीक है, तो होता तो कुछ नहीं है, इसका निर्णय कुछ नहीं आता, फ्रांसीसी थोड़ा से इसमें विजय रहते हैं। और मद्रास जो इसके तहत एक संधि हो जाती है यूरोप में, एक्स-ला-सैपिल की संधि। तो ये वहीं का ही एक शहर का नाम है, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, एक्स-ला-सैपिल। तो वहाँ जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो भारत में भी जो स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं, तो मद्रास जो था वो अंग्रेजों को वापस मिल जाता है और यूरोप में जो कुछ क्षेत्र जो थे वो फ्रांसिस को वापस मिल जाते हैं। तो इसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स-ला-सैपिल की संधि हुई थी 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो 1749 से 1754 तक ये लड़ा गया। इसके कारण और परिस्थितियां जो हैं वो भारत में ही पनपी। इसके कारण ये थे कि हैदराबाद एवं कर्नाटक एकाधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण हो जाता है। इसमें जो संधि हुई थी वो हुई थी पौंडीचेरी की संधि 1754 में, और इसमें एक युद्ध लड़ा जाता है 1749 में, अंबर का युद्ध। अब देखिए, इसके कारण क्या थे। हैदराबाद का जो संस्थापक था निजाम उल मुल्क। ठीक है, आपको नाम ध्यान होगा, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। हैदराबाद का जो संस्थापक था निजाम उल मुल्क, उसकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। तो वहाँ पर हैदराबाद में क्या हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है एक उत्तराधिकार के लिए। और कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में मराठाओं की कैद में एक था चंदा साहब, तो वो 7 वर्ष के बाद वो भी कैद से छूट जाता है। तो जो कर्नाटक में गद्दी में था अनवरुद्दीन और चंदा साहब, इन दोनों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। तो फ्रांसिस जो थे वो चंदा साहब का साथ देते हैं, क्योंकि अनवरुद्दीन ने पहले युद्ध में क्या किया था, फ्रांसिस के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की थी। तो होता क्या है, इसमें कुछ निर्णय नहीं आता, पौंडीचेरी की कुछ संधि हो जाती है इसमें। तो जो क्षेत्र थे फ्रांसिस के क्षेत्र उनको वापस दे दिए जाते हैं और अंग्रेजों के क्षेत्र भी उनको वापस दे दिए जाते हैं। इसी बीच आपको ये ध्यान रखना है कि 1749 में एक युद्ध लड़ा गया था
द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंबर का युद्ध, इसमें जो अनवरुद्दीन था वो मारा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1749 में। ठीक है। तृतीय युद्ध की बात की जाए तो इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। 1756 से 1763 के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो ठीक है, इसमें जो परिस्थितियां बनी थी वो यूरोप में ही बनी थी। तो यूरोप में होता ये है कि पर्शिया और इंग्लैंड के बीच जो है ये युद्ध छिड़ते हैं। इंग्लैंड का समर्थन फ्रांसीसिस करते हैं, वहीं पर्शिया का समर्थन अंग्रेज करते हैं। तो ये जो कारण थे वो यूरोप के कारण थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है। तो वहीं की एक संधि होती है पेरिस, आपको पता भी होगा फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है। तो वहीं एक संधि होती है 1763 की, और वॉन डिवर्स का युद्ध आपको याद रखना है, जो कि इसी के बीच लड़ा गया था 1760 में। 22 जनवरी 1760 को वॉन डिवर्स का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। तो आपको ये चार्ट अच्छे से याद रखना है। संधि ध्यान रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रख लेना है, ए पा पे। ठीक है। ए पापे से आप ध्यान रखेंगे एक्स लार्ज एप्पल की संधि 1748 में। पा से याद रखेंगे पौंडीचेरी की संधि 1754 में, और पेरिस की संधि याद रखेंगे 1763 में। अब होता ये है कि इस जो कर्नाटक वॉर का जो निर्णय होता है वो कुछ इतना नहीं होता। जब जो फ्रांसीसिस थे उनको उनके क्षेत्र वापस दे दिए जाते हैं, पर होता ये है कि अब वो किलाबंदी नहीं कर सकते अपने क्षेत्र में। तो इसके तहत ये निर्णय आते हैं कि जो फ्रांसीसिस थे उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और अंग्रेज ही अपना जो है ज़्यादातर क्षेत्र विस्तार इसके बाद कर सकते थे भारत में। अब आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें किसने किया, सर आयरकूट ने किया, और फ्रेंच का नेतृत्व इसमें किसने किया, तो काउंट लाली ने किया। तो ये थे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है कर्नाटक युद्ध से, फ्रांस और जो भी मैंने आपको बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिया। आपके प्रीलिम्स में सारे के सारे फैक्ट्स इनसे बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इनसे खुद अपने एमसीक्यूज बनाने हैं। दोबारा से वीडियोस को एक बार अच्छे से समझना है। आपके पास कोई इतिहास की बुक होगी, आप उससे भी इसको समझ सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझना है। आप दोनों वीडियोस अगर यूरोप की जो मैंने आपको बताया यूरोपियों का भारत में आगमन किस तरह से होता है, कौन कौन से कर्म में ये भारत आए थे, अगर आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, एक साथ देखेंगे, तो आपके डाउट ज़्यादा क्लियर होंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप दोनों वीडियोस को देखें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री की नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।